देखो क्या होता है, वेरी फ्यू फोटॉन्स whose energies are greater than W naught. वेरी फ्यू फोटॉन्स है जिसका एनर्जी आर ग्रेटर देन W naught, लेस देन 1%. जितना लाइट इंसिडेंट होता है ना उसमें 1%, उसका 1% का से भी लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है जिसका एनर्जी ग्रेटर देन W naught होता है. W naught होना पड़ेगा क्योंकि एच न्यू का जो वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर देन W naught डेफिनेटली होना पड़ेगा. एंड जिसका एनर्जी ग्रेटर देन अगर W naught नहीं होगा तो कैपेबल, मतलब कैपेबल ऑफ इंजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो कैपेबल नहीं हो पाएगा. जिसका फोटॉन्स का एनर्जी नॉट ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, तब क्या होगा, वो कैपेबल नहीं हो पाएगा. बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन्स h nu इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर प्लस W naught. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हाफ एम बी मैक्स है उसको हम लोग के मैक्स भी कह सकते हैं. और ये हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, W naught शिफ्ट कर दो, h nu माइनस W naught, ये हो गया. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफ द इंसिडेंट फोटोन, हाँ बोलो. ऐसा कुछ भी नहीं. देखो क्या हो जाता है कि अगर इंसिडेंट फोटोन हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, देन इट्स एनर्जी हो गया h न्यू नॉट विच इज सफिशिएंट टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट होगा, न्यू नॉट है तो बड़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसका एनर्जी जो है h न्यू नॉट is sufficient to free electrons from the metal surface and does not give any kinetic energy. ये क्या करेगा, ये तुम्हारा sufficient है h nu naught to liberate an electrons but not able to give any kinetic energy. So that's why we can say W naught is equal to h nu naught. तो वर्क फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, सिर्फ रिलीज कर देना है कि नहीं, सिर्फ रिलीज कर देना. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा. वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो हम लोग जानता है फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा मेटल सरफेस से. तो हम लोग लिख सकता है दिस काइंड ऑफ एनर्जी h न्यू नॉट लिख सकते हैं हम लोग, एंड विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन. इज इट क्लियर और नॉट, बताओ. हाँ सर, clear है. ओके, सो अभी देखो ये जो W नॉट है, W नॉट का जगह में अगर तुम h नॉट पुट करोगे, h न्यू नॉट पुट करोगे तो h कॉमन लेने से क्या होगा, न्यू माइनस न्यू नॉट. Yes, sir. राइट. अभी 1 और 2, ये जो इक्वेशन 1, इक्वेशन एंड 1 एंड 2 को हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, and can be used as the to explain the laws of photoelectric effect as follows. ये जो इक्वेशंस है इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को. हाउ, नेक्स्ट पार्ट की फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी. देखो इंटेंसिटी मतलब दिया हुआ है, इंक्रीज इंटेंसिटी मींस इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम.
that is called the intensity. Increase intensity means the increase in the number of photons striking the metal surface per unit time. इंटेंसिटी जो मैंने डेफिनेशन बोला था, इस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो उसको. इंटेंसिटी मीन्स होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम होगा, पर यूनिट एरिया बोला था मैं. सो इंक्रीज इंटेंसिटी, अगर इंक्रीज इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मतलब क्या होगा पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज करेगा. सो ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. हर एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं. And number of ejected electrons, photoelectrons, increase with the increase in intensity of radiation. क्या होता है, हर एक photons only one electrons को eject करता है. And number of ejected photoelectrons increases with the increase in intensity of the incident radiation. तो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो सकता है अगर तुम इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, अगर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन जो लाइट तुम फॉल करा रहा है, इल्यूमिनेट कर रहा है मेटल सरफेस का ऊपर, वो क्या होता है, उसको अगर तुम बढ़ाओगे, उसका इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा. क्यों? इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज करना मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होगा और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है. राइट? दैट मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स ये होता है कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसमें क्या होता है, फोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन बढ़ेगा. फोटॉन्स का अगर नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन बढ़ेगा. तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. इज दैट क्लियर और नॉट? एक बार और बोलिए. मतलब देखो, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन का मतलब फर्स्ट समझो. इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन जो है उसका मतलब फर्स्ट समझो क्या है. वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स बढ़ जाना, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम में बढ़ जाना. इंसिडेंट बढ़ा दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दिया मतलब फोटॉन्स बढ़ गया. और फोटॉन्स बढ़ गया मतलब क्या होगा, फोटॉन्स अगर बढ़ जाएगा सो उसमें एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं. तो तुम अगर फोटॉन बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बढ़ेगा. फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको कहता है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है मेटल सरफेस से, उसको तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. सो दैट मींस हम लोग क्या डिसीजन में आ सकते हैं, अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे मींस इफ यू increase the number of photons, so it will increase definitely number of photoelectrons also. फोटोन का नंबर का बढ़ने का साथ साथ तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा. तो इंक्रीज इन फोटॉन्स नंबर, फोटॉन्स का नंबर बढ़ना मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात कर रहे हैं. देखो सर, हाँ बोलो. पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड होता है ना? कहाँ पर यूनिट टाइम? 1 सेकेंड है ना मतलब? हाँ हाँ ठीक है. पर सेकंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक फोटोन आ रहा है. पर यूनिट टाइम इन दिस केस 1 सेकेंड हो सकता है. ठीक है, यूनिट मतलब 1 होता है. अभी तुम यूनिट टाइम को तुम कैसे करके पकड़ेगा, ये घंटा भी ले सकता है, मिनट भी ले सकता है, लेकिन इसमें घंटा में कौन जाता है.
सो नेक्स्ट पढ़ जाते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट जो होता है, न्यू मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। So वो explanation of threshold frequency नहीं हुआ अभी तक। ओह सॉरी, स्किप हो गया ना, थैंक्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा, चला जाओ तो फ्री फ्रीक्वेंसी है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन में चला जाओ, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें क्या बोला है, जो फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू लेस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये कम है ये ज्यादा है, तो ये नेगेटिव हो गया ना। Yes sir। तो नेगेटिव होना मतलब क्या होगा? इसका कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं, उसका फिजिकल मीनिंग है नहीं। So the kinetic energy of photoelectrons become negative, has no physical meaning. So photoelectric emission does not occur below the threshold frequency. एक्सप्लेन कर रहा है मैं कंसेप्ट को। फर्स्ट में इंटेंसिटी का इफेक्ट को दिखाया, सेकंड दिखा रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एक्सप्लेनेशन। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स नेगेटिव एंड व्हिच हैज नो फिजिकल मीनिंग। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस डज नॉट ऑकर बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस ऑकर नहीं करता है बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे रहता ही नहीं है। अंडरस्टूड? Yes, sir. एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्लेनेशन क्या होगा? मान लो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई बात नहीं है, तो के मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एंड व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू द न्यू होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स उतना ही भागेगा, है कि नहीं? सिंपल सा बात है। हम लोग अगर वो इक्वेशन पे चला जाते हैं ना, वो इक्वेशन से पता चलेगा तुम्हारा h न्यू दैट इज इक्वल टू k मैक्स, मतलब हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के लिए तो स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए ही, उसको वैसे इजेक्ट हो गया। अभी तुम न्यू का वैल्यू जितना बढ़ाओगे सो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एच फंक्शन एच न्यू जो है उधर से वर्क फंक्शन तो कुछ वर्क फंक्शन खा देते हैं, तो न्यू अगर तुम बड़ा करोगे तो वर्क फंक्शन तो फिक्स्ड, उसका वर्क फंक्शन फिक्स्ड, वो माइनस होके चला गया तो कांस्टेंट टर्म चला गया, तो तुम न्यू जितना बढ़ाते रहोगे, ये बढ़ाना मतलब वर्क फंक्शन तो बढ़ेगा नहीं, वो तो फिक्स्ड ही है, वो निकल के चला गया। अल्टीमेटली क्या होगा? तुम जितना तुम न्यू को बढ़ाते रहोगे उतना ही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन्स को जब तुम फोटोन पार्टिकल्स डाल रहे हो, फोटोन की एनर्जी कितना होता है? h न्यू, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं h न्यू से फर्स्ट वर्क फंक्शन को माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो बाकी जो बचेगा इट विल बी यूज्ड अप टू द काइनेटिक एनर्जी। h न्यू से अगर वर्क फंक्शन को माइनस कर दोगे, जितना बचेगा वो उसको यूज कर लेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो वर्क फंक्शन को माइनस कर दिया।
अभी तो फ्रीक्वेंसी जितना खुशी बढ़ाते रहो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा। फोटोन का फ्रीक्वेंसी जितना हाई फ्रीक्वेंसी में फोटोन आएगा उतना ही हाई काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन भागेगा। बोलो किसका तकलीफ हो रहा है बताओ। नहीं समझा कोई? समझ गया। समझ गया सर। समझ गया सर। ओके सो हम लोग ये कहते हैं above the threshold frequency, हाँ डेफिनेटली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना ही पड़ेगा। The maximum kinetic energy of the electrons increases linearly. Maximum kinetic energy of the electrons increases linearly with frequency nu of the incident radiation. Frequency nu of the incident radiation. The frequency का साथ अगर kinetic energy ग्राफ ड्रा करोगे तो you will see it is क्या होता है डायरेक्टली निकल रहा है, मतलब लिनियरली बढ़ता रहेगा। एक छोटा सा ग्राफ ड्राइंग कर लेते चलो। This मिनिमम लेवल तक अगर मान लो तुम इसको न्यू लिखा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम फर्स्ट क्या होगा, इधर से शुरू करेगा हम, इधर से क्या होगा तो आप इधर से जाएगा, लिनियर नहीं निकलेगा। क्यों इतना गैप से क्यों निकल रहा है, क्यों गैप है, दिस पार्ट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए यू हैव टू गो फॉर अबव। सो maximum kinetic energy of electrons increases linearly with frequency nu of the incident radiations. So the increase in intensity increases only the number of incident photons, not the energy. इंटेंसिटी क्या करता है, देखो इंटेंसिटी करता है कि कितना नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स है उसको इंक्रीज कर देते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। बट फोटॉन्स का एनर्जी को रिलीज बढ़ाता नहीं है, उसका एनर्जी को बढ़ाता नहीं है, सिर्फ नंबर को बढ़ा देते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसलिए इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसका साथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड, क्योंकि उसके इंटेंसिटी मैं बताया, इंटेंसिटी होता क्या है, फोटोन का नंबर बढ़ा देना, लेकिन फोटोन की एनर्जी का नहीं, उसको नंबर को बढ़ाने के लिए बोला है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए नहीं बोला है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट प्लीज? सर वापस एक बार बोलिए ना। कौन सा वाला था ये पॉइंट को? यस सर। देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल जब अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर में काम कर रहे हैं। सो एक फोटॉन्स, उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इंक्रीज होते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता रहता है लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। देखो इधर से इधर तक मैं रख दिया, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर में ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सकता है, तो ये गैप है। उसका बाद जो तुम्हारा, अगर देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ ही नहीं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं रहता है, जीरो रहते हैं, नो स्पीड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव कर लिया उसके बाद से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहता है। एंड हियर इज द ग्राफ। अब ये कह रहे हैं इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अगर तुम बढ़ाओगे, हमने इंटेंसिटी मतलब क्या जानता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, उसको एनर्जी बढ़ाना लेके कोई बात नहीं किया है। अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे उसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलता है, बट एनर्जी को बढ़ाता नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Kinetic energy does not depends on the intensity of the incident radiations. क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स नहीं। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फोटॉन्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी का ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेकिन इंटेंसिटी का ऊपर नहीं है। इंटेंसिटी में फोटॉन्स को नंबर बढ़ाता है, एनर्जी नहीं। बोलो एनी प्रॉब्लम प्लीज। गेन क्लियर नहीं हुआ ना? हो गया सर। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, नहीं समझ सकते मुझे 100 टाइम्स बताओ, आई एम रेडी टू से, यस सर। बट नहीं समझ के आगे मत पढ़ो। सो देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग जो होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कलेक्शन। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है इट इज द रिजल्ट ऑफ द इलास्टिक कॉलिशन बिटवीन अ फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन आके हिट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहा है, फोटोन आके हिट कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आके लेके जा रहा है, तो इट इज द इलास्टिक कलेक्शन कहते हैं। तो उसका मतलब चला गया लास्ट सेंटेंस पढ़ने के लिए, ये हो गया देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट्स ऑफ अ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैं तुम लोगों को बताया कितना टाइम लैग होता है, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। सो क्या होता है, टाइम लैग कितना होता है मैं तुम लोगों को बता दिया था, 10⁻⁹ सेकेंड, बहुत ही कम है। सो इसीलिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है इट इज नेग्लिजिबल। तो इसलिए कहता है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है इट इज इलास्टिक कॉलिशन सॉरी मतलब फोटोन आके हिट करेगा एंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कह रहा है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो 10⁻⁹ को डायरेक्ट इग्नोर ही कर दिया। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट चला जाओ।
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर क्या होता है? When light interacts with the matter, it behave as if it was made by the discrete packets of energy. जब कोई मैटर का साथ कोई लाइट इंटरैक्ट करते हैं, ये बिहेव करता है जो कि ये इट वाज मेड ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी जैसा बिहेव करता है, एंड ईच पैकेट को हम लोग कहते हैं क्वांटा। मैं बोला था ना, जो फोटॉन्स जो है, डिस्क्रीट फोटॉन्स जो है, उसको अलग से पैकेट कहते हैं, क्योंकि फोटॉन्स का अंदर एनर्जी कितना है? h न्यू होता है, राइट? तो इट इज द डिस्क्रीट फोटॉन्स। तो डिस्क्रीट फोटॉन्स मतलब उसका डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, सबका अंदर इंडिविजुअल एनर्जी रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब लाइट इंटरैक्ट विद द मैटर, इट बिहेव्स एज इफ इट इज वाज मेड ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। ईच क्वांटम ऑफ लाइट हैज एनर्जी h न्यू, एंड उसका मोमेंटम कितना होता है? h न्यू बाई c। The fact that a light quantum has definite energy as well as momentum, तो मतलब इसमें हम लोग क्या पता चल रहा है? लाइट हैज डेफिनेटली एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी रहते हैं, और क्या रहते हैं? एज वेल एज मोमेंटम that allows us to associate a particle with it. But this particle was called photons. ये particles को हम लोग क्या कहते हैं? photons कहते हैं। Clear? Yes, sir. This is the particle nature of light, right? Yes, sir. Next part, the photon features of the photon. Features of the photon picture of electromagnetic radiation का फीचर पड़ेगा हम लोग थोड़ा। क्या फीचर है, चलो देखते हैं। Here is the feature. Basic features of the photon picture, electromagnetic radiation क्या होता है? मैं बता दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ये भी बताया था, ईच फोटॉन हैज अ एनर्जी h न्यू एंड मोमेंटम है h न्यू बाई c। एंड स्पीड क्या होता है? डेफिनेटली स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। एंड ईच ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू, और क्या होता है? उसका वेवलेंथ कितना होता है? लैम्डा होता है। लाइट का जो फोटॉन्स होता है सबका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू होता है, और उसका वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा होता है। सो हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम सबका। इन ए फोटोन पार्टिकल्स टोटल एनर्जी एंड टोटल इन द फोटोन पार्टिकल, फोटोन का साथ जो पार्टिकल मतलब फोटोन का साथ इलेक्ट्रॉन का जो कॉलिशन होता है, मैं बोला था इट इज इलास्टिक कॉलिशन। तो टोटल एनर्जी जो है इट इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम जो है इट इज कंजर्व्ड, मतलब चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है मे नॉट बी कंजर्व्ड, क्योंकि देखो हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गया, हो सकता है। बट फोटोन में बी absorbed or a new photon may be created. फोटॉन्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, और न्यू फोटॉन्स क्रिएट भी कर सकता है, क्योंकि
इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोन क्रिएट हो जाएगा, इंटेंसिटी घटाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन ए गिवन एरिया। मैं वही बोला है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, तो पर्टिकुलर गिवन एरिया में इंटेंसिटी बढ़ा दिया मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गया, लेकिन एनर्जी लेकिन बढ़ता नहीं है, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन रिमेन्स द सेम। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर अब थोड़ा रुकेगा। हम लोग डी ब्रॉयस वेव्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो क्या बोलता है, द मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जो मटेरियल पार्टिकल्स है जो मोशन में रहते हैं, इट शुड डिस्प्ले क्या होता है कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज इसमें रहते हैं। एंड ये रीजनिंग जो है इट वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग two considerations. First of all, two physical quantities which governs all the form of the physical universe are mass and energy. दो physical quantities जो होता है which governs all the form of physical universe are mass and energy. दो तो physical quantities जो होता है यूनिवर्स में सारे जो फिजिकल ऑल फॉर्म्स को डिफाइन कर सकता है, ऑल फॉर्म को चला सकता है, गवर्न कर सकता है, दैट इज व्हाट टू फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्या होता है, मास एंड एनर्जीज होता है। सो दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट इक्विवेलेंस रहता है बिटवीन द मास एंड रेडिएशन। देयर इज अ कंप्लीट इक्विवेलेंस रहता है बिटवीन मास एंड रेडिएशन। मास एंड रेडिएशन का कंप्लीट एक इक्विवेलेंस क्रिएट होता है। मतलब ऑल फॉर्म्स को और एनर्जी का जो होता है तो उसको होता है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप से चलता है बस। नेक्स्ट पार्टिकल क्या होता है, De Broglie predicted the matter must also possess dual nature. कोई भी मैटर वो भी डुअल नेचर होता है। एक होता है पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, and should not only behave like mass points, they should also exhibit wave nature in motions. All matter क्या होता है, all matter का जो होता है ये बोला था कि all matter must also possess the dual nature. मैटर का भी डुअल नेचर होता है। जैसा लाइट का है पार्टिकल लाइक नेचर, और क्या होता है वेव लाइक नेचर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब क्या होता है, पार्टिकल लाइक और वेव लाइक नेचर होता है। क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, matter is made up of particles which is called electrons, protons and neutrons, and they should not only behave like the mass points. Electrons, protons and neutron जो है वो हर टाइम मास पॉइंट हिसाब से शो नहीं करेगा। they should also exhibit wave nature, wave nature शो करेगा। when in motion, जब मोशन में रहेगा वो क्या होता है, वेव नेचर शो करते हैं। समझ में आ गया। डी ब्रॉयस जो है, डी ब्रॉयस ये प्रेडिक्ट किया था कोई भी मैटर का डुअल नेचर पॉसिबल है, क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और ये ऑलवेज बिहेव करना चाहिए कि नॉट एज ए मास पॉइंट। हाँ ये मास पॉइंट है, पार्टिकल है, इसका डेफिनेटली एग्जिबिट करना चाहिए वेव नेचर व्हेन इन मोशन, जब मोशन में रहेगा। waves associated with the material particles in motion are called the matter or de Broglie waves.
जो वेव जो क्या होता है विथ एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स, जैसे मान लो लाइट का जो वेव है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग देखो, बट लाइट इज डिफरेंट, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेफिनेटली, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइट में क्या होता है, दो टाइप नेचर है, पार्टिकल लाइक और क्या होता है मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप मतलब क्या है, पार्टिकल्स जो एक होता है पार्टिकल्स टाइप और क्या होता है वेव टाइप। हम लोग जो देख रहा है लाइट जल रहा है तुम्हारे घर में, देखो इट इज वेव लग रहा है, बट इसका तो वेव टाइप देख रहा है, बट इसमें पार्टिकल टाइप डेफिनेटली है। तो वही बोल रहा है जो वेव में एसोसिएटेड waves which associated with the material particles in motion are called de Broglie waves, and their wavelength is called the de Broglie wavelength। समझ गए? जो वेव्स का दो टाइप नेचर होता है, जो वेव्स का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल टाइप एज वेल एज वेव टाइप, दिस काइंड ऑफ वेव को कहता है डी ब्रॉयज वेव, डी ब्रॉय वेव्स। अंडर वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ कहते हैं। अंडरस्टूड? क्या प्रॉब्लम है बताओ सर। सर ये कौन सा वेव है, मतलब मास का, मैटर? कोई भी वेव हो सकता है, जो कोई भी वेव हो सकता है। जस्ट मिनट, ये कोई भी वेव हो सकता है जिसमें पार्टिकल टाइप नेचर भी है और वेव लाइक नेचर भी है। तो हम लोग लाइट फॉर एग्जांपल हम लोग लाइट भी ले सकते हैं ना, लाइट में तो हम लोग देखते हैं पार्टिकल टाइप नेचर भी है, जो कि फोटोन पार्टिकल्स के लेके बात कर रहे हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लाइक नेचर भी है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट लिया है, तो जो वेव्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, जो वेव है वो, लेकिन वो एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब उसका वेव लाइक नेचर भी है और मटेरियल पार्टिकल्स होता है इन मोशन में, आर कॉल्ड मैटर और डी ब्रॉयज वेव्स। मैटर को छोड़ दो, जस्ट लिखो जो वेव्स, द वेव्स which associated with the material particles in motion are called de Broglie waves, and their wavelength जो है उसको de Broglie wavelength कहते हैं। ऐसा बहुत सारे वेव है, इसमें पार्टिकल लाइक नेचर भी है एज वेल एज वेव लाइक नेचर भी है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा है लाइट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग लाइट, मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका है लाइट में पार्टिकल लाइक नेचर डेफिनेटली है, फोटोन पार्टिकल्स है, और वो अगर नहीं होता था तब तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता था। और वेव क्या है, वो तो तुम्हें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लाइट वेव दिखाई दे रहा है तुम्हें, तुम्हें दिखाई दे कि पार्टिकल लाइक नेचर आ रहा है, नहीं होता है ना। इज दैट क्लियर? गेन क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं? सर। So Yes, anybody has any question please? थोड़ा सा वेट कीजिए ना। तो देखो de Broglie's wave equations, de Broglie's wave equation considering photon as the EM wave, मतलब फोटोन को पकड़ लेते हैं EM wave of frequency nu। EM wave मतलब electromagnetic wave of frequency nu। Energy from Planck's quantum theory, it is given by E is equal to h nu, ये हम लोग जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में h nu। और आइंस्टाइन्स जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है, दैट इज व्हाट, E is equal to mc square, that is what
E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर ये दोनों को हाँ सर आप EM वेव को क्या बोला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके सर। सो ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों को हम लोग को कह रहा है कि ए इज इक्वल टू एच न्यू और ई इज इक्वल टू हो गया एमसी स्क्वायर। ये दोनों को अगर इक्वल करेगा देन क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। सो न्यू मतलब हम लोग जानते हैं सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला है। तो सी बाई लैम्डा पुट कर दिया, इसमें सी स्क्वायर है, तो सी, ये जो सी है और ये सी स्क्वायर है इसको कैंसल्ड हो जाता है। कैंसल्ड होने से देखो देखो मैं इसमें साइड में करके दिखाया, ये लैम्डा को शिफ्ट कर लो, लैम्डा इधर लेके आ जाओ, एमसी स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, तो ये सी और सी स्क्वायर कट गया, तो एच बाई एम सी हो जाता है ना, दिस इज एच बाई एम सी हो जाता है। बताइए तक समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और एमसी मतलब क्या है, दिस इज मोमेंटम। सी मतलब क्या है, इट इज द वेलोसिटी ना। हाँ यस, इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, बट इट इज द वेलोसिटी ना। टर्म फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मोमेंटम होता है। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। सो इसमें c मतलब फोटोन का जो स्पीड है, दैट इज c मतलब स्पीड ऑफ द फोटोन। सो दैट इज mc मतलब हो गया p, तो लैम्डा इज इक्वल टू hp। सो हम लोग चला जाता है नेक्स्ट पेज में। हम लोग बोल सकते हैं इससे कि ए पार्टिकल, मान लो वो तो फोटोन का स्पीड c था बोल के mc लिखा है। अगर मान लो कोई एक फोटोन कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है m और जिसका वेलोसिटी होता है v, तो v थे मैटर वेव, वो मैटर वेव जो है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी इज इक्वल टू h बाई एम भी लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, और h बाई पी मतलब क्या हो गया, एम भी हो गया। देखो इसमें बोला था de Broglie, the wave associated with the material particles in motion are called matter wave or de Broglie wave, and their wavelength is called de Broglie wavelength। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो वेव में मटेरियल पार्टिकल्स नेचर होता है, फॉर एग्जांपल लाइट में बोला था, दूसरा वेव भी हो सकता है। तो ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, कोई पार्टिकल अगर मान लो जिसका मास कितना है m है, और जो अगर वेलोसिटी v में जाते हैं तो डेफिनेटली मस्ट बी एसोसिएटेड विद द मैटर ऑफ इट। जो पार्टिकल का मास होता है m और वो वेलोसिटी v में मूव करते हैं, उसका मोमेंटम क्या हो गया, m भी हो गया, तो उसका डेफिनेटली वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। तो ये इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन। इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन कहते हैं। एंड फ्रॉम द डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन वी कैन से कि देखो m तो कांस्टेंट होता है, और सॉरी h भी कांस्टेंट है, तो p h बाई लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, तो h अगर कांस्टेंट है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द p। मतलब जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और जिसका मोमेंटम कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा है, राइट। अगर मान लो किसी का और जिसका क्या होता है, मान लो नो स्पीड, मटेरियल पार्टिकल जिसका स्पीड है ही नहीं, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा। सिंपल बात है,
p मतलब इंफिनिटी होगा। इफ v इज इक्वल टू 0, पार्टिकल का स्पीड है ही नहीं, तो उसका लैम्डा क्या होगा, इंफिनिटी होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग जानते हैं p मतलब क्या है, mv। देखो मैं लिखा है p इज इक्वल टू mv, mv मतलब v 0 हो गया, तो p इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वेवलेंथ कितना हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। This implies the waves are associated with the material particles only when they are in motion. कौन सा वेव को बोलेगा जो मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जो पार्टिकल्स मोशन में रहता है, तब ना वेव क्रिएट होगा, तब ना वेव क्रिएट होगा। पार्टिकल्स अगर मोशन में रहेगा ही नहीं तो वेव कहां से आएगा। तो इसमें पता चलता है, ये देख के इक्वेशन देख के, p अगर तुम्हारा v अगर 0 हो गया, मतलब नो स्पीड ओवर देयर, पार्टिकल्स का कोई स्पीड है ही नहीं, तो उसको वेव आएगा ही नहीं। एनी क्वेश्चन प्लीज। सर हाँ बोलो। अब डी ब्रोगली को ना कैसे ब्रो pronounce डी ब्रॉय नॉट डी ब्रोगली, मत बोल लो खांसेगा। कैसे बोले? डी ब्रॉय, बताओ। हाँ बताओ क्या बोल रहा था, अंधे कुछ बोल रहा था, बोलो। नहीं सर, ये कुछ लिख कुछ दिया ब्रो इसके लिए। हाँ अच्छा। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स प्लीज। नेक्स्ट पार्ट एक होता है कि डी ब्रॉय का जो वेव होना चाहिए उसका नीड नॉट हैव ए चार्ज। डी ब्रॉय जो वेव्स है वो नीड नॉट हैव ए चार्ज, चार्ज होने से नहीं होगा। दैट इज वे व्हाई डी ब्रॉयज वेव्स आर आल्सो नोन एज द मैटर वेव। ठीक है, डी ब्रॉयज वेव्स जो है उसको मैटर वेव इसलिए कहते हैं कि इट नीड नॉट हैव ए चार्ज। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डी ब्रॉयज वेव्स आर आल्सो नोन एज द मैटर वेव। डी ब्रॉय का जो वेव्स होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स होता है, वो पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं डी ब्रॉयज वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है आर ओनली एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। अभी क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डी ब्रॉयज वेव्स नहीं है, तब लाइट क्यों बोल रहे हैं हम। हाँ, लाइट इज एक्सेप्शन है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेफिनेटली, क्योंकि उसका बट उसका पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल्स का चार्ज नहीं रहते हैं, वो जो पार्टिकल्स रहता है वो चार्जेबल नहीं है, इसलिए डी ब्रॉय वेव कह सकते हैं हम लोग। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका चार्ज रहता है पार्टिकल्स में, उसको हम लोग नहीं कह सकते डी ब्रॉय वेव, क्योंकि ये बोला गया है कि डी ब्रॉय वेव जो है उससे पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं होता है। अंडरस्टूड। एनी क्वेश्चन प्लीज। निशिता इससे कुछ बोलने वाला था, बोलो। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है, कट कट के आ रहा है, बोलो। सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट होता है डी ब्रॉयज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है डी ब्रॉयज वेवलेंथ, ये होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। हम लोग एज्यूम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास कितना है, m।
ये वाला जो पार्ट होता है डिब्रॉयस वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का, हम एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन है मास m, उसका चार्ज है e, तो हम लोग एज्यूम करते हैं उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है, एंड इट इज एक्सेलरेटेड, हम लोग एज्यूम करते हैं फ्रॉम द रेस्ट से एक्सेलरेट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है v, रेस्ट से होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज v होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन्स k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम का मतलब क्या होता है p स्क्वायर बाय 2m, व्हाई इट हैपेंड, सिंपल बात है, देखो mv स्क्वायर बाय 2 दो काइनेटिक एनर्जी, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करो, इसमें m लगाओ और इसमें भी m लगाओ, सो इट इज m स्क्वायर v स्क्वायर कम्स व्हाट, m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब क्या होता है, मोमेंटम स्क्वायर। Momentum. तो p स्क्वायर v स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये जो mv स्क्वायर बाई 2 लिखा है, ऊपर नीचे मैं m से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर में अगर m मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, m स्क्वायर हो गया, नीचे m आ गया, so can we write कि p स्क्वायर बाई 2m, so work done on the electron is equal to काइनेटिक एनर्जी होता है k इज इक्वल टू वर्क डन कितना है ev, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ev हो गया, सो ये 2m जो है इधर लेके आ जाओ, 2m अगर इधर लेके आ जाओ, सो व्हाट हैपेंड, देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2m ev हो जाता है, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये पार्ट अगर इधर लेके आओगे 2m ev हो जाता है, 2 सिंपल बात है, p इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2m ev, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m ev हो गया, और ev मतलब क्या है, ये जो ev मतलब है ये देखो ev मतलब क्या है, k है, तो मैं ये me का जगह में मैं बैठा सकता है k, me could be replaced, me नहीं, हम गलत बोल रहा है, ये जो ev है it could be replaced by k, तो मतलब क्या हो गया 2m क्या हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. वो k is equal to ev कैसे है? इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले ही पढ़ा था, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल में पढ़ा था ना,
स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा था ना कि वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ओ हाँ हाँ वही है। यस So सर ठीक है। hence the de Broglie wavelength of the electron is, तो चलो हम लोग देखते हैं क्या होगा। लैम्डा इज इक्वल टू h by p, और p मतलब हम लोग लिख दिया 2 MEB, स्क्वायर रूट ऑफ 2 MEB और स्क्वायर रूट ऑफ द 2 MK, स्क्वायर रूट ऑफ द 2 MK जो है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 MEB हो गया इसमें। तो h का वैल्यू जो है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, m का वैल्यू जो है, e का जो वैल्यू है, ये तीनों बैठने से ये वैल्यू आ जाता है लैम्डा का, लैम्डा का वैल्यू ये आ जाता है। तो फॉर एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर वोल्टेज इफ यू यूज तो वोल्टेज V इज इक्वल टू 120 वोल्टेज यूज करोगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू हो गया 120, पुट कर दो इधर तो देखेगा कि लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 0.112 नैनोमीटर आ जाता है। राइट, एनी क्वेश्चन प्लीज। कोई डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है, ये डेविसन और जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है, ये आज ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसका वॉइस रिकॉर्डिंग तुम लोग भेजेगा। तो हमें करना क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अच्छे से एक भी नहीं पढ़ा है और एक भी नहीं पढ़ोगे सिर्फ इसको ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग पढ़ेगा, लेकिन करके पढ़ाई लिखाई तुम लोग करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ मुझे एक ही भेजेगा कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को भेजोगे। तो ध्यान से सुनना है। ये हो गया तुम्हारा पिक्चर। अभी ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर को क्या किया है और हमें बोलना है, तुम लोग जस्ट रिकॉर्डिंग करेगा जस्ट इतना तक ही, ठीक है? सिर्फ इतना तक ही रिकॉर्डिंग करोगे। सो इसमें क्या किया है, एक लो टेंशन बैटरी लगाते हैं और इधर एक हाई टेंशन बैटरी यूज होते हैं। इसमें एनोड रहते हैं और ये जो फिलामेंट है इधर से इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द हॉट फिलामेंट। ये जो फिलामेंट इधर से मैं बोला है इलेक्ट्रॉन एमिट किया जाता है। सर हम्म, सबके स्पीकर को थोड़ा सामने लाइए ना। किसको सामने लाएगा? आपके स्पीकर को। स्पीकर को सामने लाएगा? तो वो तुम्हें साउंड नहीं आ रहा। अच्छा साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो अभी वॉइस ठीक है? सर वापस बोलिए। देखो क्या होता है इसमें, जो लो टेंशन बैटरी लिखा हुआ लगा हुआ है इसमें, देखो इसमें जो लो टेंशन बैटरी लगा हुआ है और इधर हाई टेंशन बैटरी लगा हुआ है। ये है फिलामेंट, जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन गन का काम करता है। ये निशिता इसलिए क्लियर सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सर। ओके। And are accelerated by applying a suitable potential difference between the cathode and anode. कैथोड और एनोड का अंदर में एक सुइटेबल पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं और इलेक्ट्रॉन थ्रो करते हैं। सो क्या होता है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल के क्या हो रहा है, एनोड तरफ जा रहा है, कैथोड से एनोड तरफ जा रहा है। फाइन कॉलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत फाइन बीम होता है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द फेस ऑफ द
निकेल क्रिस्टल, ये जो इधर गन दिया है ये कैथोड से एनोड तरफ जा रहा है, सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, निकल के एनोड तरफ जा रहा है और उसको क्रॉस करके चला गया ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, वो चला गया कहां पर, निकेल क्रिस्टल पर चला गया, हिट कर रहा है इसमें। द क्रिस्टल इज कैपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ये क्या होता है, ये एक्सिस जो है दिस इज द एक्सिस, और ये जो निकल क्रिस्टल है ये रोटेट करता है, ये निकल क्रिस्टल जो दिखाई दे रहा है ये रोटेट करता है। The crystal is capable to rotation about the axis of perpendicular of plane of paper. Electrons scattered in different directions. जब इलेक्ट्रॉन जाके हिट कर रहा है निकल क्रिस्टल के ऊपर, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है। By the atoms of nickel crystal. निकल क्रिस्टल क्या करता है, निकल क्रिस्टल जो होता है इसमें प्लेन ऑफ पेपर जो दिखा हुआ है देखो, द क्रिस्टल इज कैपेबल द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये वाला जो निकल क्रिस्टल है ये क्या करता है, निकल क्रिस्टल ये पेपर का साथ परपेंडिकुलरली रोटेट करता है। निकल क्रिस्टल जो होता है पेपर का साथ, तुम जो पेपर का जो किताब देख रहा है उसका साथ परपेंडिकुलरली रोटेट कर सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स आके गिर रहा है साथ साथ क्या होता है, घूमना शुरू हो जाता है, और एटम्स को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गन है इसमें इलेक्ट्रॉन गन है, इधर हाई टेंशन बैटरी लगा हुआ है, इधर लो टेंशन बैटरी लगा हुआ है। ये कैथोड और एनोड कार्ड में अंदर में एक पोटेंशियल डिफरेंस सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस किया गया है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जो निकल रहा है फाइन कॉलिमेटेड बीम कहते हैं इसको। ये फाइन कॉलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहा है, इज डायरेक्ट अगेंस्ट द फेस ऑफ द निकल क्रिस्टल में जाके हिट करता है, और दिस क्रिस्टल इज कैपेबल टू रोटेशन about the axis of perpendicular to the plane of paper। मैं बताया तुम लोगों को, प्लेन ऑफ पेपर मतलब ये परपेंडिकुलर रोटेट करता है, मतलब 3 डायमेंशन स्पेस में दिखाई देगा, ये रोटेट कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस बाय एटम ऑफ निकल क्रिस्टल क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्कैटर करना शुरू कर देते हैं, and are received by the movable detector। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इधर तक मूवेबल डिटेक्टर रखा हुआ है और इसमें गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, तो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे स्कैटर होकर इलेक्ट्रॉन इधर आके गिरेगा तो साथ साथ क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है। और इसको कहते हैं कि ये जो मूवेबल कलेक्टर है इसका काम है कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, जो स्कैटर्ड हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कलेक्ट करना काम है उसका। Thus we measure the scattered electron intensity as a function। उससे हम क्या पता मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी कितना है, बोलने से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एज ए फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल फाई। ये जो स्कैटरिंग एंगल बनता है ना, ये निकल देखो ये परपेंडिकुलर आके निकल क्रिस्टल का ऊपर गिर रहा है, उसका जो स्कैटरिंग जो एंगल है ये फाई बनता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम। सो फाई क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट्स, ये जो इंसिडेंट्स हो रहा है, और स्कैटर्ड जो हो रहा है, ये दोनों का अंदर में एंगल। The experiment is repeated for different accelerating potential, तो various kind of accelerating potential यूज करेगा। ये देखो ये जो HTB है, जो हाई टेंशन बैटरी जो है, तो ये क्या करता है, ये एडजस्टेबल है, इसलिए एरो साइन दिया हुआ है। तो अलग अलग पोटेंशियल में अलग अलग तुम्हारा वोल्टेज का वजह से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होगा, इंटेंसिटी अलग अलग होगा,
और उसमें क्या करते हैं हम लोग इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंगल, स्कैटर्ड एंगल। उसको रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। बस इतना तक यह है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। जब आएगा एक क्वेश्चन इतना तक तुम लोग लिखोगे और ये डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। और क्या किया है इसमें देखो, एक ग्राफ दिया है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स, ये पार्ट देखो, इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ये पार्ट भी देखने से बेटर है कि जो फिगर 11.A एंड A to E जो है, फिगर 11.A to E जो है, A to E ले लेते हैं हम। बोल रहा है कि डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। बोले जब एक्सीलरेटिंग वोल्टेज वाज वेरिड फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, 44 वोल्ट से क्या होता है उसका 68 वोल्ट तक वेरी करते हैं। अभी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पीक ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द शार्प डिफ्रैक्शन मैक्सिमम इन इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन एट एन एक्सीलरेटिंग वोल्टेज 54 V। देखो 54 वोल्ट जो है उसमें क्या स्ट्रॉन्ग पीक होता है, सीधा उठ के आ जाता है। स्कैटरिंग एंगल कितना है 50 डिग्री, राइट? दिस इज द स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री। सो मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड in a particular direction is due to the constructive interference। मैंने जस्ट 50 डिग्री तक बढ़ने से हो गया और जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम्हें क्या करना पड़ता है, ग्राफ को जस्ट देखना पड़ता है और स्पेसिफिकली डेविसन जर्मर जो है उसको इधर ही स्टॉप कर दो, बाकी पार्ट को जरूरत नहीं होता है इसका। तो डेविसन जर्मर का जस्ट एक्सपेरिमेंट तुम्हें पूछा जाएगा और कुछ नहीं होता है, ठीक है? कोई डाउट है एक्सपेरिमेंट में? सर हाँ बोलो। सर इसको आपको बता देना। हाँ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यस सर। इलेक्ट्रॉन गाउन से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स एनोड क्रॉस करके आके गिर रहा है कहां पर, निकेल क्रिस्टल पर। उसके बाद क्या किया है, क्रिस्टल प्लेन ऑफ पेपर के साथ परपेंडिकुलरली घूमता है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्कैटर्ड होता है, वेरियस एंगल में स्कैटर्ड होता है। ये जो स्कैटरिंग एंगल उसको फाई कहते हैं। और ये फाई एंगल जो है, ये फाई एंगल बिटवीन द इंसिडेंट्स एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का साथ। और ये एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली यूज करने के बाद रिपीटेड एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिपीट कर सकता है बाय फॉर डिफरेंट एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। हम अगर अलग अलग एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के लिए ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है, बस द एंड, और कुछ नहीं है।